सभी को सलाम और नमस्ते। बहुत सारे स्वैग के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लव सेक्स डेटा कॉन्फ्रेंस में। मेरा नाम अवली है और मैं द वाईपी फाउंडेशन में काम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सब माया के सेशन को सुनने के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड है, मेरे ही जैसे। पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ सत्र के पहले ही साझा करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस सत्र का ISL यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। वैसे हमारी बातचीत आज की हिंदी में होने वाली है, पर अगर आप चाहें तो आप इसे इंग्लिश या फिर बांग्ला में भी सुन सकते हैं। बस आपके स्क्रीन के नीचे जो आप एक ग्लोब आइकन देख रहे होंगे, उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। जैसा कि शायद आप जानते ही होंगे, आज का जो हमारा सत्र है वो आनंद यानी कि प्लेजर के ऊपर केंद्रित है। और कैसे प्लेजर की जो परिभाषा है वो जगह से जगह, समय से समय और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की समझ के बुनियाद पर बदलती रहती है और बदल सकती है। सत्र शुरू होने से पहले मैं सारे प्रतिभागियों और जो हमारे दर्शक हैं उनका अनुरोध करता हूं कि हमने ये जो सत्र की जगह है, जो कॉन्फ्रेंस की जगह है, उसको एक सुरक्षित स्थान की तरह समझा है। और हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न या जाति या धर्म या जेंडर यौनिकता से जुड़ी हुई पहचान के ऊपर भेदभाव को हम सहन नहीं करेंगे। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी मदद चाहिए है तो एक लिस्ट है हेल्पलाइन की, जो कि लव सेक्स एंड डेटा कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर आप कुछ हमारे साथ परेशानी साझा करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं, आपको कुछ ईमेल आईडीज वहां पे मिलेंगे। उनको आप लिख कर भी हमें अपना दिक्कतें बता सकते हैं। आखिरी में अगर आपके इस सत्र के लिए कोई भी प्रश्न या कोई भी सवाल है तो उन्हें भी आप चैट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आप इस सत्र को फेसबुक या यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमारे लिए डाल सकते हैं। अगर आप ट्विटर पे हैं तो प्लीज आप #LoveSexAndData को यूज करना मत भूलिए जब भी आप हमारे कॉन्फ्रेंस से जुड़े कोई भी ट्वीट कर रहे हैं। इसी के साथ हम आज का जो सत्र है वो शुरू कर सकते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है आज की, मुझे माया को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला है इस कॉन्फ्रेंस में। माया का एक लेख है जो मैंने अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। वो लेख एक एंथोलॉजी का हिस्सा था जो कि साउथ एशिया में विमेन और ट्रांसमेन की मैस्कुलिनिटी और यौनिकता के ऊपर वो एंथोलॉजी थी। और वो जो लेख था माया जी का, वो एक पहली बार मुझे उस लेख में ऐसे अनुभव देखने को मिले जो कि एक छोटे शहर में जब आप क्वियर होते हो और आप बड़े होते हो तो जो अनुभव होते हैं, जो मेरे अनुभव थे, वो मुझे उस लेख में देखने को मिले। और वो बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण एक लेख था जिससे मुझे मेरी पहचान में थोड़ा कंफर्ट मिला और मेरी पहचान में थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। माया जी का एक फॉर्मल अगर मैं इंट्रोडक्शन करूं तो मैं बोलना चाहूंगा कि माया एक फेमिनिस्ट और क्वियर एक्टिविस्ट हैं। वे अभी एक LBT यानी कि लेस्बियन, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ विकल्प संगठन जो कि वडोदरा में काम करता है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी एक किताब है लविंग विमेन बीइंग लेस्बियन इन अनप्रिविलेज्ड इंडिया, जो 2006 में प्रकाशित हुई थी। उसका हमारी क्वियर इतिहासों में और संवादों में बहुत जरूरी उसका योगदान रहा है। माया, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ साथ मैं पारोमिता का भी परिचय देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि पारोमिता से आप शायद पहले सुबह के भी कई सत्रों में मिले होंगे, पर पारोमिता एजेंट्स ऑफ इश्क की फाउंडर हैं, जिन्होंने हमारे साथ यानी कि वाईपी फाउंडेशन के साथ जुड़ के ये कॉन्फ्रेंस को होस्ट करा है। साथ ही में पारोमिता एक अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और लेखक भी हैं, और वो संडे मिड डे नाम के एक न्यूज़पेपर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी नाम का एक कॉलम लिखती हैं, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पढ़ा होगा। इसी के साथ मैं माया जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ उनकी प्रस्तुति देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने का। आई एम थ्रिल्ड विद इट।
पर इस कॉन्फ्रेंस का नाम जब मैंने सुना LSD, तो मुझे काफी चौंकाने देने वाला लगा, क्योंकि हमारे जमाने में बीटल्स के साथ जुड़ता था और इसका नशे से भी ताल्लुक रखता था, माने कि ये एक ड्रग था। तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्यार और सेक्स का ये तन मन का जो बेजोड़ जुड़ाव है, वो सचमुच एक तरह का खुमारी सा है। तो मुझे बहुत मजा आया। पर डी डी कुछ अटपटा सा लगा। आपको नहीं लगा? क्योंकि डी से तो डिजायर भी होता है। डेटा डेटा और आंकड़ा कुछ जमा नहीं, ऐसे लगा रंग में भंग हो गया। पर ये भी बात है कि मैं आजकल ये भी सुनती हूँ कि जो डेटा का मालिक है, वो दरअसल दुनिया का सरताज होगा। तो मुझे लगा कि डेटा डेटा में हम जैसे लोग कहाँ आते हैं? मेरी जैसी जो लेस्बियन औरत है, जो LGBTI है, उनकी गिनती कहाँ होती है? पर अगर सरकार की तरफ और हमारे विषम लैंगिक समाज को देखें, तो डेटा उपलब्ध है, मगर वो डेटा कहाँ है? शादी के बंद डिब्बे में। और शादी और प्यार क्या साथ-साथ जाता है कि नहीं, ये सोचने की बात है। और अगर दूसरा डेटा अगर हमारे पास है, तो सेक्स वर्कर से संबंधित है, चाहे वो आंकड़ा गलत हो या सही, मगर है। तो मुझे लगता है इस व्यवस्था के ये 2 छोर हैं, 2 किनारे हैं, जिसके बीच में हम, मेरी जैसी जो क्वेयर औरतें हैं या लेस्बियन है या LGBTIA प्लस है, वो लोग इस बीच झूलते हैं, और हमारी गिनती, हमारा आंकड़ा है भी कि नहीं, ये भी पूरी तरह से नहीं मालूम है। पर और ये देखो तो इस व्यवस्था में बहुत सारी दिक्कतें हैं। और सेक्स वर्कर, शादी, लेस्बियन, तो मैं सोचती हूँ आप ये 2 आयोजकों को बहुत-बहुत बधाई मैं देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सचमुच भानुमति का पिटारा खोल लिया है। बहुत सवालों को हजूम है, और शायद आगे सत्र में आप लोग इनसे डील करेंगे। पर फिलहाल मैं अगर अपनी बात रखूं, क्योंकि एक फेमिनिस्ट होने के नाते हम अक्सर इसी स्लोगन के साथ काम करते हैं, और अपने फील्ड में भी उतारने की कोशिश करते हैं, कि निजी ही राजनीतिक है। अंग्रेजी में इसको पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने जीवन के बारे में बताती हूँ। अ, अगर आपको बहुत बेकरारी नहीं हो, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ कि मैं सोचती थी कि एक तरफ तो यूथ है और एक तरफ एजेंट्स ऑफ इश्क, मतलब ये मोहब्बत और दास्ता, मोहब्बत दास्ता के बारे में ये बुढ़िया औरत सफेद वाली क्या करेगी? अ, पर सच तो ये है कि मेरा अनुभव भी कुछ सालों पहले, शायद मैं भी यही सोचती रही कि प्यार एक ऐसी चीज है जो उम्र से बंधित है या शादी में बंधी हुई है। पर मैं सच कहूँ तो मेरे को दरअसल 10 साल शादी के ऊपर होने के बाद मुझे औरत से प्यार हुआ। और अगर आगे तो कहूँ तो एक्चुअली 2 औरतों से साथ-साथ प्यार हो गया था। तो मुझे लगता है कि प्यार को इस तरह से नापना, बाँधना बहुत मुश्किल होता है। और पर क्योंकि मेरी किताब की चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगता है कि मैं किताब के पास जाने से पहले और उसमें जो कहानियाँ मैंने लिखी, उसके पहले मैं भावनी का ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उससे बहुत सीखा। वो 60 साल की औरत थी, तब मैं दिल्ली में काम करती थी। और बस्तियों में जब मैं जाती थी, तो वो 60 साल की औरत ने मुझे बताया कि 2 औरतों का प्यार बहुत गहरा था, और हिंदी में इसे कहते हैं एक प्राण और 2 जीव, इतना उनका गठबंधन था। पर और फिर उसने धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम मिलते गए, तो उसने ये भी बताया कि उसका रिश्ता अपनी पति की दूसरी बीवी के साथ भी था। तो मैंने जब ये सब सुना, तो मेरे जो बहुत कुछ हलचल हुई, जो मैं एक समझती थी कि एक कुछ नैतिकता होनी चाहिए, एक पुरुष, एक स्त्री, ये संबंध थे, उसमें बहुत मुझे क्या कहते हैं, कश्मकश हुई। पर क्योंकि मेरे हालात भी कुछ इस तरह से थे, तो मैंने उससे बहुत सीखा।
और उन बस्तियों में और गांव की औरतें भी अक्सर ये मुझे सुनने में आया कि 2 ही तरह की भूख है, एक पेट की भूख और एक खोप की भूख। तो ये सीख कितनी मूल्यवान रही मेरे लिए, और जैसे जैसे मैं सीखती गई, इतनी बेनामी चीजें जो मैंने सीखी थी खुलती गई और मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मुझे लगता है कि मेरे अनुभव ऐसे थे, मतलब जो समाज के मापदंड थे उसमें ठीक फिट नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरी जैसी औरतें कहाँ होगी जिनसे मैं बातचीत करूं। और भी कई कारण रहे जिस वजह से ये किताब जिसके बारे में जिक्र हुआ, ये मैंने किताब की तरह नहीं सोचा था। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जैसी औरतों से मिलूं, भंवरी जैसी औरतों से मिलूं जो बस्ती में रहती है और निरक्षर होके भी एक तरह से मेरी गुरु रही हैं, और आज भी जिनके साथ मैं काम करती हूँ मैं उनसे बहुत सीखती हूँ। तो मैं चाहती थी कि अपनी जैसी औरतों को खोज के उनके बारे में लिखूं, जानूं। और जैसे जैसे हम बतियाते गए, मैंने अपनी आप बीती सुनाई, उनकी परबीती सुनी, तो मुझे बहुत कुछ हमारी जिंदगी में रला मिला देखा और बहुत कुछ फर्क भी देखा। और तब मुझे समझ में आने लगा कि प्यार दरअसल ना धर्म को देखता है, ना जेंडर, ना शहर, ना गांव। वो एक ऐसी चीज है जो जब सबको छू देती है। अम, अ, प्यार की परिभाषा करना तो बहुत मुश्किल है, पर अगर मैं प्यार के बारे में सोचूं तो मुझे लगता है कि तह में सिमटा एक तूफान है या बूंद में समाया पूरा आसमान है। तो फिर ये डेटा कर क्या रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, पर फिर भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत बहुत यूथ फाउंडेशन और एजेंट्स ऑफ इश्क को, कि मेरे जैसे व्यक्ति को जो एकदम जमीनी स्तर पे काम करते हैं, उन आप लोगों से बात करना, क्योंकि मैं बहुत एकेडमिक नहीं हूँ, एकदम जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हूँ। कुछ कागज पेन हाथ में आ गया तो लिख डाला, मतलब मैं बहुत बड़ी लेखिका भी नहीं हूँ, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है अपनी बात कहने में और अपनी इन सब औरतों के बारे में बताने में। पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खूब सवाल पूछिए मुझसे, क्योंकि मेरे पास बात खाली अकेले करने में मजा नहीं आता है। अगर आप लोग इसमें भागीदारी लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने ना कुछ फोटोएं भी चुनी है जो दरअसल आज हम जिनके बारे में बात करें उससे एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है, पर जो हमारा भाव है, हमारा प्यार का भाव, उसके बहुत तरह के रूप है। कोई छुपे हुए चेहरे हैं, कोई आधे दिखे हैं, कोई मस्त मगन होके एज अ ग्रुप डांस कर रहे हैं, और कोई ऐसी तस्वीरें जिसमें हम अपने शरीर को जब जान रहे हैं तो शर्म कैसे आती है और क्यों आती है, हालांकि उसमें कितना आनंद और सुख है, और फिर भी हम इसको क्यों नकारते रहते हैं। तो थोड़ी तस्वीरें मैं चाहूंगी कि हमारी टीम दिखाए, और साथ साथ अगर मैं इन कुछ कहानियों के बारे में बात करूं तो अच्छा रहेगा। तो अगर मैं हाँ, ये देखिए, ये हम लोग अपनी बॉडी को बना रहे हैं और देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं तस्वीरों को बहुत नहीं समझाऊंगी, क्योंकि तस्वीरें मुझे लगता है स्वयं में बहुत कुछ कहती हैं। पर मैं कुछ बातें अपनी जो किताब में मुझे मिली वो मैं शेयर करना चाहूंगी। और फिर पारोमिता, मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगी 10-1 मिनट में अगर आप आके मेरे से कुछ सवाल करें तो मुझे बहुत मजा आएगा। और जो सुन रहे हैं हमारे साथ है वो भी पूछे सवाल तो अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है प्यार एकदम पानी की तरह है। उसको शादी में बांधना या किसी एक ढांचे में सजाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम जैसे लोग जो हमेशा समाज के हाशिए पे रहते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है जी पाना और रोजमर्रा का संघर्ष करना। तो अक्सर ये होता है जब हमें अपना प्यार का मालूम लगता है तो हम लोग नेचुरली सब कोशिश करते हैं कि जिसे चाहते हैं
हम उनके करीब जाएं, उनके साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काटें। तो बहुत सारे कपल्स हैं जो शहर से, गांव से इधर उधर भाग के अपना जीवन साथ रहने लगते हैं। और अगर हम पिछला इतिहास देखेंगे तो लगेगा कि स्पेशली जो शरीर से स्त्रियां हैं, उनकी बड़ी गुमनामी है इतिहास में। दरअसल उनका प्यार बहुत जाहिर रूप में नहीं होता है। हाँ, कुछ एक उदाहरण के लिए हम कहते हैं, देखो टेम्पल में है ट्रांसजेंडर पुरुष जो शरीर से है, उनके बारे में बातचीत जरूर सुनते हैं। मगर स्त्रियां जो स्त्रियां से प्यार करते हैं बहुत कम नजर आती है। क्योंकि हम जैसे लोगों की, या हाशिए पे जो लोग रहते हैं, या जो दबे हुए वर्ग से हैं, दोहरी चेतना में जीते हैं। तो मतलब एक बहुत गहरी समझ रखते हैं अपने स्वयं की और दूसरे जो सुविधाजनक वर्ग की है। तो जब हमको ये समझ आ जाती है तो बहुत बार हम उस ढांचे में इस तरह से ढल जाते हैं कि हमारा रंग भी उस ढांचे की तरह हो जाएगा, तो वो नजर नहीं आता है। तो जब मैं इस किताब को लिख रही थी तो एक्चुअली हुआ दो तरह से हम लोग चल रहे थे। बहुत सारी औरतें थी जो अपना प्यार खुद बता भी थी, बहुत ओपनली जब हम 1 to 1 बात करते थे बताती थी। पर वैसे बाहर आने में बहुत दिक्कत थी। तो अगर मेरे को कहना था कि है, तो मैंने देखा कि एक बार मैं छोटे शहर में जो गंगा के किनारे बसा हुआ है, वहां गई तो मुझे मंदिर के बाहर एक किताब मिली। उसका नाम था नारायण चंद्रवली। तो मैंने जब इस किताब को पढ़ना शुरू करा तो मुझे लगा कि ये कहानी, आज जिसे हम ट्रांस कहते हैं, शायद ये कहानी बिल्कुल उसी एक व्यक्ति की थी जो बचपन में ग्रो हो रहा था। पर वो उसका जन्म 1924 में हुआ था, और धोती कुर्ता पहनना, घुड़सवारी करना, पढ़ने का बहुत शौक था, मगर माँ बाप ने मना करा। और जब उसकी जबरदस्ती शादी करी तो उसने आश्रम का साथ ले लिया, और फिर वो वहां रहने लगी। और मंदिर के लोग, और ये जो बायोग्राफी है उसकी, उसको इस तरह से लिखा गया है कि वो बहुत एक चमत्कारी व्यक्ति है। और शायद अपने ढंग से मैं भी उसे चमत्कारी ही कहूंगी, क्योंकि उसने अपना रास्ता बना लिया और बहुत ढाढ़स से शायद उसने अपना जीवन जिया। और अब जब मैं फील्ड में काम कर रही हूँ, या इस किताब में भी जब मैं रिसर्च कर रही थी, मैंने देखा कि बहुत लोग जब विलोप करते हैं तो धार्मिक स्थानों में जाके रहते हैं। राजस्थान के किसी गांव में बाबू भाई, बाबू महाराज नाम से कहते थे, राम स्नेही सेक्स से थी। और अगर हम देखें तो दलित और स्त्रियों को मंदिर में जाने की मनाई थी। तो भक्ति मार्ग के दरमियान रामस्नेही सेक्ट खुला हुआ था। और ये जो अब मैं उसको ट्रांस इसलिए नहीं कह पा रही हूँ आसानी से, क्योंकि जब मैंने रिसर्च करा तब ये सब शब्द नहीं थे। आज हम जिन शब्द को इस्तेमाल करते हैं वो तब नहीं थे। तो वो एक स्त्री के साथ रह रही थी, और बिल्कुल पुरुष के वेश में, और अपनी छातियां भी बांधी हुई थी। तो और जब मैंने उसका जीवन देखा और मैंने उससे पूछा, तो ये कैसे हुआ कि आपने शादी नहीं करी? तो उसने बोला, नहीं मैंने करी नहीं। फिर बाद में मुझे मालूम लगा कि वो भी दरअसल शादी से अपने गांव से भाग के वो उसने एक मंदिर में इस रामस्नेही सेक्ट में पनाह ली। तो मुझे लगता है कि इस तरह जब हाशिए पे लोग जीते हैं तो हम लोगों को बहुत अलग जगह पे खोजना पड़ता है। अपने जो एक स्टीरियोटिपिकल आइडियाज होते हैं उनको शायद फेंकना पड़ता है, या जब हम फील्ड में काम करते हैं तो उनको खुद ब खुद एक तरह से नई समझ पा लाते हैं। तो वो गुम सा हो जाता है जो हमने पढ़ा लिखा था। और इस तरह से अभी भी गुजरात में भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं, पर मैं बहुत इसको लंबा नहीं खींचूंगी एलोपमेंट के जरिए। एक और बात मैं रखना चाहती हूँ कि हम सबको जब हम प्यार करते हैं, अब जैसे शादी व्यवस्था है कितनी धूमधाम से मनाई जाती है, एक बहार का आकार मिलता है, एक सहयोग मिलता है जहाँ इंसान जी सकता है। तो हम लोगों हमारे जहाँ अभी तो बहुत अभी अभी हाल ही में हमें ये इजाजत मिली है कुछ हद तक, और वो भी एक ही समूह को मिली है जिनको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो
ऐसे हालातों में बहुत मुश्किल होता है, तो हम अपने संबंध कैसे कायम करते हैं, कैसे अपने दूसरे को विश्वास दिलाते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत ढंग से औरतों ने अपने रीत रिवाज प्रचलित होते हैं अलग अलग जगह, उनको अपना के साथ देने का तय करते हैं। मसलन गुजरात में माही नदी है, उसके बारे में ये प्रचलित है कि आप माही नदी में खड़े होके सच ही बोलेंगे। तो जिन औरतों के साथ मैं आजकल काम करती हूँ, उन्होंने नदी में खड़े होके सूरज के सामने पानी अपने हाथों में हथेलियों में भर के एक दूसरे से वादा करा। और बहुत साल पहले, जैसे मैंने बताया, भंवरी भंवरी ने भी नदी में खड़े होके अपनी साड़ियां अरस परस बदली अपनी सहेली के साथ और वादा किया। और बिहार में तो एक पूरी ऐसी रस्म रिवाज है जहाँ दो स्त्रियां शादी की तरह कहेंगे या एक रिश्ते की तरह कि हम एक दूसरे के सहयोग करेंगे, काम करेंगे। पंडित आके पढ़ता है, वादा करवाता है। और जैसे बहुत हम लोगों के कल्चर में पति पत्नी के बीच पर्दा डालते हैं और फिर सेरेमनीज होती है, उसी तरह की सेरेमनीज भी होती है। तो कुछ हमने खो गया, कुछ हमने खो दिया हमारे पिछले इतिहास को, मगर हमने कुछ नया इतिहास भी बनाया है। तो इतना ही मैं कहना चाहती थी अपनी किताबों के बारे में। और भी बहुत कुछ है, मैं चाहूंगी कि आप पढ़ें तो अच्छा रहेगा। पर let's now come to questions. Paramita, anyone else, please? आई हैव सम क्वेश्चंस, मुझे कुछ सवाल पूछने थे आपसे। एक चीज जो आपकी किताब में बहुत खास है कि आपने उस किताब को 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा जहाँ पर जो काफी थ्योरेटिकल है, जिसमें इंडियन वुमेन्स मूवमेंट की कुछ कहानियां या कुछ हिस्ट्री समझिए, और आपकी खुद की उसमें जो प्रोग्रेस हुई है कि आपकी पर्सनल जर्नी और उस मूवमेंट के अंदर आपकी जर्नी। और दूसरा हिस्सा ये जिसमें 10 कहानियां हैं अलग अलग लोगों की, और हालांकि किताब का नाम है विमेन हु लव विमेन। कुछ कहानियों में वो लव सिर्फ फील होता है, कभी एक्सप्रेस भी नहीं होता है। कुछ कहानियों में एक लंबी किस्म की आर्क है कि बहुत मुश्किलों के बाद और दिल टूटने के बाद और तरह तरह की चीजें होने के बाद एक्चुअली कोई है जिसको सच्चा प्यार एज से मिल जाता है, जिसकी एक हैप्पी एंडिंग होती है। और कुछ लोग हैं जिनकी कहानी कभी एक्सप्रेस नहीं होती है। कुछ कहानियां हैं जिनका आप साफ साफ कह नहीं सकते हो कि इज लव, फ्रेंडशिप, रोमांटिक फ्रेंडशिप, इस प्यार को क्या नाम दिया जाए। तो इस तरह से कहानियों को कलेक्ट करने का आपका क्या इरादा था? आप कहना क्या चाहते थे इन कहानियों के जरिए जो आप उस थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं कह रहे थे? दरअसल मैं इन कहानियों का, एक तो मैंने जैसे बताया, मेरे को अपना प्रतिबिंब खोजना था कि क्या है, और दूसरा एक चुप्पी थी उन दिनों में। और कहानियों में मैं नहीं लिख सकती थी जो उन्होंने मुझे बताया था तब। और कुछ सचमुच ऐसा था कि कोई खास खाके में परिभाषित नहीं थी, पर एक बहुत गहरा जुड़ाव है। और ये भी होता है कि वो लोग रोक लगा देते हैं बहुत अपने भीतर आने के। हालांकि एक कहानी में छोटा शहर था, उसमें हुआ ये था कि सारे आम सब उनको मियाँ बीवी कहते थे, और सब उनको मियाँ बीवी के नाम से जानते थे। और जब उनसे बात करूं तो वो लोग डिनाई करते थे। तो मेरे को ये भी समझ में आई कि ये भी एक तरीका है कि आप ओपन सीक्रेट भी रख सकते हो, उसको कह के भी आप अनकहा कह सकते हो। तो ये भी एक बहुत तरीका है। इसलिए चुप्पियों के भी बहुत लेयर्स होते हैं, और हर चुप्पी को हम टटोल के खोज पाए कुछ जवाब नहीं हो सकता। तो मैंने भी जैसा आया वैसा ही, जैसा मेरे पास आया, जैसी कहानी आई वैसे ही मैंने लिख दिया, बहुत साधारण ढंग से। कोशिश यही थी कि ईमानदारी से बात कहूं। उन कहानियों में एक खासियत जो मुझे नजर आई है ये थी कि स्टोरीज में इमोशंस बहुत ज्यादा हैं, कि ज्यादातर जब फेमिनिस्ट या खास करके डेवलपमेंट सेक्टर में कहानियां बताई जाती हैं, वो कहानियां एक मॉरल के साथ आती हैं ना, कि अगर कि आप ये कहानी
सुनोगे तो आपको एक सीख मिलेगी और फिर आप प्रोग्रेसिव बन जाओगे। पर इन कहानियों में वो चीज नहीं है, वो एक तरह से ऑलमोस्ट फिल्मी कहानियां हैं कि बहुत बहुत इमोशन और बहुत ड्रामा। ये इमोशन और ड्रामा जिसे हम अक्सर समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मुझे लगता है Paramita, just let me give you a hug for asking this beautiful question. I love you. बट ये इमोशन और ड्रामा, इसके क्या मायना है, ये क्यों जरूरी है आपके हिसाब से? सिंपल, जीने के लिए बहुत जरूरी है इमोशन, और क्यों उसको दबाया जाए, और हमारे को तो दबाया ही जाता है। और एक और बात है, अंग्रेजी में आप इस तरह से भावपूर्ण चीज ने व्यक्त करते हैं, बहुत क्लमजी हो जाता है। और मेरी बहुत जी जान से कोशिश रही कि बहुत स्लैपस्टिक भी नहीं लगे, और उसको ठीक से मैं लिख पाऊं, क्योंकि लिखने के दरमियान मुझे, मतलब ये अंग्रेजी में, और बातचीत हमारी भोजपुरी में होती थी, गुजराती में, तो उसको मैंने ट्रांसलेट करा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा सवाल, क्योंकि मुझे सचमुच डर था कि ये दिल को छूने वाली हो, जिस तरह से मुझे छूती थी। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि इन इमोशंस को बिल्कुल वैसे ही उभारूं, क्योंकि ये भी है ना कि बहुत खुल के नहीं हम कह पा रहे थे हमारी सेक्सुअल डिजायर्स क्या है, हमारा शरीर क्या कह रहा है। तो ये जरूरी था कि एक अन्यथा रास्ता मुझे यही लगा कि मैं भावपूर्ण रूप से इसको दिखा पाऊं या कह पाऊं हमारी बात। तो इस तरह से जो कहानी जो होती है, जिसका एक नीटनेस नहीं होता है, जैसे कि जो आंकड़े होते हैं उसमें एक प्रूफ होता है, एक एविडेंस जिसपे हम विश्वास करने को तैयार हैं, पर जहाँ कहानियों का एविडेंस है उस पे हम इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाते हैं। पर मुझे लगता है कि जब कोई बात कह नहीं पाते हम, उसको कहानी के जरिए ही कहना पड़ता है, क्योंकि कहानी में एक वजन होता है जो आंकड़ों के वजन जैसा ही होता है, जस्ट कि हम उसको मानते नहीं हैं आज। तो जिसे आजकल कुछ लोग उसे क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं, पर क्या आप उसको उस तरह से देखते हो? मेरा स्वभाव शायद ऐसा है कि मैं आंकड़ों से बड़ी घबराती हूँ, और आंकड़ा बड़ा अखरता है। और क्या कहानी, और ये रोजमर्रा की जिंदगी है, लोग कमाने जा रहे हैं, होम बेस्ड वर्क कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज डेटा, क्वालिटेटिव और नॉट, आई डोंट नो, बट इट्स अ फैक्ट। और मुझे लगता है ये भी, अगर मैं कहूँ ये सच्ची कहानियां हैं, तो भी मुझे लगता है एक तरह का फॉल्सिटी होगा, क्योंकि हालांकि ये सच्ची कहानियां हैं, मतलब सच्ची, बट ये जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कहने के लिए। तो सचमुच कहानियों का वजन है। कुछ सवाल आ रहे हैं जो मैं आपको पूछूंगी। जानवी पूछ रही है कि ये जो कपल्स जिनसे आपकी मुलाकात हुई, जो सेम सेक्स कपल्स थे, उनके आसपास जो हेटेरोसेक्सुअल कपल्स थे, उनका इन रिश्तों के प्रति क्या रिएक्शन होता था? जैसे अगर मैंने बताया, जैसे आसपास के लोग क्या वर्क प्लेस में सारे उनको मियाँ बीवी कहते थे। तो और ये बहुत स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि इनको एफर्मेशन था, बट ऑल्सो ये नहीं था कि मार कुटाई कर रहे हैं, भगा रहे हैं। वो लोग होमगार्ड में थे, तो बहुत बार उनके आस पड़ोस या साथी लोग, क्योंकि वो देखते थे कि संघर्ष कर रहे हैं, खुद ना ड्यूटी करके उनको भी ड्यूटी पे भेजते। पर मैं ये भी नहीं कह सकती कि पूरी तरह से एक्सेप्टेंस थी। बहुत बार मकान खोज पाना भी बहुत मुश्किल होता था, अभी भी मुश्किल होता है जहां हम काम करते हैं। और अक्सर फीमेल फ्रेंडशिप बन के रहना पड़ता था, और वो जमाना तो और भी दिक्कत वाला था, तो फीमेल फ्रेंड्स बन के रहना पड़ता था। पर बहुत बार बहुत जाहिर हो जाता है, और मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में एक चुप्पी है, बट हर टाइम वो चुप्पी वायलेंट नहीं होती है, उसमें एक तरह की सहमति होती है। क्योंकि मतलब मैंने बहुत खोजा, आई लव यू का क्या मैं बोलूंगी, अलग अलग लोगों से भी पूछा, पर हमारा लव यू खाने में होगा, पीने में होगा,
और यही चीज मुझे लगता है हमारी कहानी में है, और इस चुप्पी में भी ये इस तरह की बात है, मुझे लगता है। एक तरह से अनडिफाइंड किस्म की चीज की उसको नाम देने की जरूरत नहीं है, पर उसे समझने की जरूरत है, तो उसे व्यक्त करने की जरूरत है। मंजिमा से 2 सवाल। मंजिमा कहती है, माया बहुत सारे सलाम और प्यार, और 2 सवाल। आपको आज का माहौल देख के कैसे लगता है? क्या हम आगे बढ़ पाए हैं? ये चुप्पी टूटा है गांव में, या सिर्फ शहरी बढ़ा हुआ है? मंजिमा को भी सतरंगी सलाम। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे ये सवाल सुन के। बदला है, बहुत कुछ बदला है। अगर मैं अपनी कमिंग आउट का सोचूं, और अब जब मैं यंग लोगों के बीच में बात करती हूँ, बहुत बहुत कुछ बदला है। मगर हमारी समस्या परिवारों से है ज्यादातर, क्योंकि आप परिवार के चंगुल से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। चंगुल कहना भी पता नहीं ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमारे बहुत भावनाएं जुड़ी होती है परिवार से। दूसरा, हम आर्थिक रूप से भी बहुत निर्भर है हमारे परिवारों पे। हमारा पूरा समाज हमारे परिवारों के इर्द गिर्द है, और उसके बिखरने से जो तकलीफ होती है, जो ट्रॉमा होता है, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अलग अलग संघर्ष है। मानो कि मैं कहूंगी कि शिक्षा के जगह पे, फॉर एग्जाम्पल, ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमेन रियली हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम नौकरी की जगह पे। तो ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि हम नहीं बदले। मतलब देखो, ये सेशन मैं कुछ सालों में जब मैं भवरी से मिली थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो ये बहुत आनंदमय समय भी है। आई थिंक बहुत आपके जवाब से और आपकी किताब से भी लगता है कि हर वक्त में कुछ है जो हासिल होता है और कुछ है जो छूट जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी वक्त अपने आप में संपूर्ण होता है। और मुझे एक और भी चीज याद आई कि हमारे एक स्पीकर हैं जो सैटरडे सुबह बात करेंगे, माइकल ल्यू। वो चाइना में रहते हैं और सेक्सुअलिटी एजुकेशन प्रोजेक्ट चलाते हैं, और उन्होंने मुझे एक चीज कही कि चाइना में हम प्लेजर की जितनी भी बात करनी है कर सकते हैं, राइट्स की बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं हंसने लग गई कि आई थिंक जहां पर सेक्सुअलिटी का सवाल है इंडिया में, फिलहाल हम राइट्स की बात कर सकते हैं, पर प्लेजर की बात करना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? यकीनन एकदम सही है। प्लेजर, और हम खुद भी बहुत डरते हैं प्लेजर से, स्पेशली वो वाला प्लेजर नहीं कि इट्स अ प्लेजर टू मीट यू वाला प्लेजर, बट द सेक्सुअल प्लेजर। तो उसके बारे में तो बहुत मुश्किल है कह पाना। बहुत उसको मिस्टिफाई करा हुआ है, बहुत ज्यादा शरीर के बारे में जानकारी नहीं है। तो प्लेजर इज ऑलमोस्ट लाइक डेंजर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि बहुत बार लेस्बियन कपल्स और जो सिंगल औरतें होती हैं, उनको डायन कहने का मतलब ही ये है कि हम कितने घबरा रहे हैं उस औरत से जो एकदम आजाद जी रही है। तो प्लेजर तो सचमुच ये बहुत पिटारा है, जैसे मैंने कहा ना, तुम खोल के बैठ गई हो। तो मंजिमा का दूसरा सवाल है कि ये जो कहानियों से आपकी समझ बनी, वो आज के काम में उसका क्या योगदान है? आपके काम में उसका क्या असर था? और ब्रॉडली स्पीकिंग, वुमेन्स राइट्स और लेफ्ट एक्टिविज्म में जो आप जुड़े हुए थे, इन कहानियों से उसमें क्या इफेक्ट आया? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ डाला तुमने। एक तो मुश्किल सवाल पूछना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली बहुत रिश्ता बहुत उबड़ खाबड़ भी रहा है। महिला आंदोलन में बहुत जगह भी मिली है, लेफ्ट मूवमेंट में भी जगह भी मिली है गरीबी की बात करना। पर एक वक्त था जब यौनिकता और गरीबी को दो खाकों में रखा जाता था, और अगर आप गरीब हैं तो मतलब यौनिकता का तो आपको कोई हक ही नहीं है। वही बात, सेक्सुअल प्लेजर तो हो ही नहीं सकता है। तो ये दो छोर मिलाना अभी भी बहुत मुश्किल है। अभी भी ये सोच है कि पहले हम गरीबी हटा दें, फिर प्लेजर की बात करेंगे। पर ये तो मानवीय इच्छाओं के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ से हम कुछ साथ चल पाए हैं। ये समझ पाना कि हमारी यौन इच्छाएं और हमारी गरीबी, और जैसे पेट की भूख और खोक की भूख, शायद हम करीब ला पा रहे हैं। पर अभी मुझे लगता है बहुत लंबा संघर्ष है। और जब हम काम कर रहे थे तो हमारे पास, या मेरे पास कहूंगी,
या बहुत लोगों के पास जो शब्द नहीं थे दरअसल। मैं भी एक छोटे जगह से आई थी, तो जब मैं दिल्ली आई तब मैंने सुना था लेस्बियन शब्द, और उसके बाद लेस्बियन शब्द ही इस्तेमाल होता था, ट्रांस शब्द नहीं इतना उपयोग में आया था। और ये HIV एड्स के संदर्भ में तो भाषा में बहुत परिवर्तन हुआ है, और जैसे भाषा में परिवर्तन हुआ तो मुझे अब ये भी खतरा लग रहा है कि हम लोग बहुत बॉक्सेस में जा रहे हैं, और जरूरत है कि हम इन बॉक्सेस को तोड़ें। तो अब ये भी समझ बनी है कि बॉक्सेस तोड़ें, थोड़ा और सहनशील बने, एक दूसरे को सुने, और कैसे हम लव सचमुच बढ़ा पाए एक दूसरे के लिए। एजेंट्स ऑफ इश्क पे भी जो अक्सर लोगों के सवाल आते हैं, उसमें भी ये झलक है कि एक तरह से भाषा जरूरी है, क्योंकि भाषा हमें एक नाम देता है और एक रास्ता भी दिखा पाता है, और राइट्स के संघर्ष में भाषा की बहुत जरूरत पड़ती है, और शायद उसका डेटा से ये रिश्ता है कि आप राइट से जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास उस तरह का कॉन्क्रीटनेस हो तो आप राइट्स मांग सकते हैं, पर जो जीने की बात होती है और जो दिल की बात होती है और इमोशंस की बात होती है, जो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते हैं एक्चुअली, कि जो आपकी कहानियों में बहुत नजर आता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, वो कभी कभी हमें लगता है कि थोड़े कास्टिस्ट हैं, थोड़े कम्युनलिस्ट हैं, और हमारे अंदर वो एक कंफ्यूजन सी होती है दैट नोबडी इज एन आइडियल पॉलिटिकल सब्जेक्ट। तो आई थिंक कि जो आप बात कह रहे हो वो हमें बहुत नजर आती है कि लॉट ऑफ यंग पीपल आर स्ट्रगलिंग विद दैट, कि भाषा हासिल होने के बाद एक और भाषा की जरूरत है जिसमें हम अपने इमोशंस और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रडिक्शंस को भी जोड़ पाए। तो एक और सवाल है कि अगर अपने माता पिता से अपने सेक्सुअलिटी और प्लेजर की बात करनी है तो कैसे करें? उन लोगों के लिए अपना कठोर बिलीफ्स से बाहर निकालने में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? अभी हमारा संघर्ष यही चल रहा है कि कैसे, पर मुझे लगता है कि कोई एक नपातुला रास्ता नहीं होता है। हर एक माँ बाप और हर एक बच्चा अलग होता है, अलग स्थितियां होती है, और उन स्थितियों को समझ के मुझे लगता है करना पड़ता है। जैसे कि जब बहुत बच्चे अभी बड़े हो रहे होते हैं, पाँव पे नहीं खड़े हो पाते हैं और रास्ता खोज रहे होते हैं, तो आप कैसे माँ बाप को समझाएंगे? ये बहुत जरूरी है कि आप अपने माँ बाप को समझाएं। तो एक तरीका है वही कि आप स्कूल में शुरू करें, मुझे लगता है समझाना। स्कूल एक अच्छा जरिया है जहां आप टीचर से बात करके, स्वयं ना करके किसी और को बीच में रख के कर सकते हैं, और बहुत और कल्चरल तरीके से समझा सकते हैं। बहुत आजकल तो बहुत बहुत चीजें हैं, वीडियो है, फिल्म्स हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा बहुत मुश्किल है एक रोड मैप ले डाउन कर पाना। वर्किंग क्लास लोगों के लिए एक अलग तरह का अप्रोच होगा, मिडिल क्लास एजुकेटेड के लिए अलग होगा। मतलब एक कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड है, इतना आसान नहीं होता है। पर एक और भी चीज जो आपकी किताब में भी है, और शायद ऐसी कहानियां और लिखी जानी चाहिए, कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स बदल भी जाते हैं। जो एक बाइनरी क्रिएट की जाती है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बारे में, वो हमने देखा है कि पेरेंट्स, जैसे कई क्वेयर दोस्तों ने कहा है कि अपने पेरेंट्स को बदलने का एक मौका दो, उनसे छुपाओगे तो वो कभी नहीं बदलेंगे, पर अपने आप को तो सेफ करते हुए आपको करना पड़ेगा। तो जैसे माया कह रही है कि आप किसी संस्था के साथ या किसी टीचर को या दोस्तों के साथ किसी को अपना साथी बना के आगे बढ़ो, तो इट्स प्रोबेबली बेटर। एक सवाल है एसेक्सुअलिटी के बारे में, कि क्या एसेक्सुअलिटी की आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रही हैं, और एसेक्सुअलिटी के बारे में किस तरह से बातचीत की जाए, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, खास करके सेक्सुअलिटी डिस्कोर्स में। ये एसेक्सुअलिटी के बारे में भी एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है। On the one hand, we don't want to talk of pleasure, and on the other, we don't want to this kind of a forced marriage. And ये एकदम मैरिज को लव और उससे जोड़ देना भी बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा it's a difficult struggle, I think, to overcome.
I think that we should just say that there's also an asexuality summit that is happening later in the month. You could check it out. Indian Aces is organizing it, so there may be something to be some kind of community to be built from there. पर आप बार-बार ये बात दोहरा रहे हो, तो मैं इसलिए आपको सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैरिज, ये आपको लगता है कि एक सेंट्रल इशू है जिसको रिजॉल्व कोई टच नहीं करता है मैरिज के इशू को, पर क्या ये एक सेंट्रल इशू है सेक्सुअलिटी की बात में कि उसके बारे में बात की जाए? मुझे ये एक ऐसी व्यवस्था है ना जो बहुत जकड़ी हुई है और कास्ट रिलेटेड है, इतने उसमें फैक्टर्स हैं, और इस पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत लोगों को जबरदस्ती बांधा जाता है। अब हमारा तो कुछ स्टेज भी इसमें जुड़ गए हैं कि एकदम बंधा हुआ, तो मुझे लगता है कि इसकी जो गैर बराबरियां हैं समझना बहुत जरूरी है। अब मसलन अगर एज अ क्वेयर कपल वी आर आल्सो आस्किंग फॉर मैरिज, तो वी हैव टू conceptualize marriage in a different way, and I think वही एक रास्ता है कि हाँ पार्टनरशिप्स आर नीडेड, बट उनकी समझ हम किस तरह से जो गैर बराबरी उसमें मतलब ढांचे में निहित है और वो उससे बहुत और चीजों से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी, बच्चा, कास्ट इत्यादि इत्यादि, तो बहुत सारे फैक्टर्स आर एट प्ले टू मेक दैट मैरिज वेरी स्ट्रॉन्ग। And I think in urban centers things are changing, और actually गाँव में भी बहुत female headed households हैं, और मुझे लगता है कि क्योंकि ये female headed household, तो marriage is also now being challenged a lot. Because of migration and other things. Yeah, migration, employment, also women want to have more control over their reproduction, so a lot of other things. अन्वेषा कहती है कि क्वेयर लव और सीक्रेसी का हमेशा कुछ गहरा रिश्ता होता है, और जहां तक क्वेयर औरतों के सवाल हैं तो उन्हें हमेशा छुप छुप के प्यार करना पड़ता है, पर क्या ऐसे स्पेसेस हैं जो जहां पर वो अपना प्यार व्यक्त कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जरूर अब तो बहुत स्पेसेस खुल गई हैं, और एक पे मुझे कहने में अगेन आई एम पॉलिटिकली इनकरेक्ट, बट सीक्रेसी में भी एक मजा है, मतलब एक रोमांच है, और उसको हमको, मैं ये नहीं कह रही कि हमको खुला नहीं होना चाहिए, बट एक दूसरी साइड है जैसे चुप्पी की भी है, तो वो कहीं हम रोमांच ना खो दें हमारे प्यार में, वो बहुत जरूरी है। और स्पेसेस है, और मुझे लगता है यंगस्टर्स क्योंकि अब बहुत घुल मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम है तो वो इंस्टाग्राम के जरिए से मिल पाते हैं और फिर अपनी जगह खोज लेते हैं, यकीनन कम है। और मेरा ख्याल महिलाओं के लिए खास तौर से घर वो प्राइवेट स्पेस नहीं है, आयरॉनिकली, जिसको हम प्राइवेट कहते हैं, ज्यादातर औरतों के लिए पब्लिक स्पेस ही हो जाता है। और शायद एक जमाना था जब 377 लागू था तो पब्लिक स्पेस ही एक तरह से प्राइवेट स्पेस हो चुकी थी, तो हमारे को स्पेसेस और बनानी पड़ेगी। पर गाँव में मैं अगर देखती हूँ शादी, तीज, त्योहार, ये सब एक स्पेस है जहाँ ये लोग आपस में मिलके अपने रिश्ते बनाते हैं। आपकी बात से हमेशा लगता है कि आप एक्चुअली वो विजिबिलिटी और चॉइस इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि एक ट्रांसलूसेंट किस्म की सिचुएशन होनी चाहिए, कि ना हम विजिबिलिटी को चूज करें, ना सोचें कि वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए बेहतर है, और सीक्रेसी को हमेशा बुरा ना समझें और देखें कि उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जो कि आई थिंक एक इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव तरीका है अपनी जिंदगी को अपने पास रखने का। और ये प्राइवेसी बात जो कितनी मुश्किल है हमारे लिए, खास करके हमारे कल्चर में प्राइवेसी एक मुश्किल सवाल है। कि मैंने किसी को इंटरव्यू किया था जिन्होंने कहा था कि अगर बच्चा माँ बाप से अलग होके कुछ भी करे तो वो स्वस्थ नहीं होता है, तो फिर आप कैसे होंगे, आप इंडिविजुअल कैसे बनोगे? तो आई थिंक इट्स कॉम्प्लेक्स बैटल फॉर प्राइवेसी। लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली मेरा एक छोटा क्वेश्चन है मगर लास्ट क्वेश्चन, कि प्रभा जो तार्शिस हैं कह रही हैं कि हाय माया, लवली टू हियर यू स्पीक। तो आपको जो फायर फिल्म थी उस कंट्रोवर्सी के बाद जो दिल्ली में कैंपेन हुआ फॉर लेस्बियन राइट्स,
उसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहेंगे क्या? Hi Prabha, nice to hear you, or actually hear you through Paramita. पर तुम तो साथ थी. I think Rashi was at that time one of the groups जो फायर कैंपेन फॉर लेस्बियन राइट्स में थे, तो तुम्हें बहुत कुछ मालूम भी होगा. पर हाँ, वो एक बड़ा बहुत ही हाई पॉइंट था हमारी जिंदगी में. कितनी लड़ाई झगड़ों के बाद हमने मतलब हम में से बहुत लोगों को मना करा गया कि आप लेस्बियन नाम से नहीं छापेंगे पैम्फलेट, पोस्टर नहीं लगाएंगे. उसके बावजूद हम लोग सड़क पे आए, और कितना वो हमारा एक बहुत ट्रेजर वाला पोस्टर था जिसको हमने बहुत चेरिश करा. वी रोट लेस्बियंस आर इंडियंस, बिकॉज उस वक्त ये था कि इंडियंस तो इस तरह के हो ही नहीं सकते कि औरतों तो प्यार करें. तो और मुझे ये कैंपेन के दरमियान ही मुझे लगा कि हम लोग बहुत शहरी क्षेत्र के लोग हैं, और जहाँ मैं काम कर रही थी वहाँ भवरी जैसे और भी, और मैं यूनियन में भी काम कर रही थी. तो मुझे लगा कि बहुत सारी औरतें हैं जिनके जीवन के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, और जब भी मीडिया आता है तो हमेशा एक जब क्राइसिस या कैटास्ट्रोफी होता है तब हम उसकी बात करते हैं, उसके बाद वो वापस गुमनाम हो जाते हैं. तो मुझे लगा था कि ये सब कहानियां और ये कैंपेन के में काम करने के दरमियान ही मुझे महसूस हुआ कि इस तरह के कहानी लिखनी बहुत जरूरी है, कहानियां लिखना. और फिर उसके बाद लिखने के बाद भी मुझे लगा कि जरूरत है जमीन पे काम करने की, लोगों के साथ जुड़ने की. तब मैंने गुजरात की राह चुनी, और वो 202 के तुरंत बाद था. एक सवाल है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो क्वेयर औरतें हैं वो तो छुप छुप के या जैसे भी हो प्यार तो करती हैं, पर जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहती होती हैं? ज्यादातर आपके अनुभव में वो ऑर्गेनाइजेशन से क्या मांगती हैं? ऑर्गेनाइजेशन से मुझे लगता है कि वो बहुत कारणों से जुड़ना चाहते हैं. मसलन कि कोई इसलिए भी शहर छोड़ के आता है कि उनका पार्टनर यहाँ है, अन्य स्टेट में है. तो फिर अन्य स्टेट में आने का मतलब पार्टनरशिप की वजह से आ रहे हैं. तो हमारा ये रहता है कि ये सुन के एक तो हमें बहुत खुशी होती है, वन ट्राइज टू क्रिएट अ स्पेस. दूसरा एक ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को इंटरवेंशन की जरूरत होती है इन देयर लाइफ, फॉर एग्जांपल फॉर देयर पार्टनरशिप. तो वो सब करना होता है हम लोगों को कि हम लोग कैसे सहायक हो सके टू to realize their choices in different ways. There are too many different ways, and people choose different ways to reach out and to find their love. तो फिर आखिरी सवाल मैं पूछ लेती हूँ, हालांकि अवनी इज गिविंग मी लुक्स, ये टाइम इज अप, पर आप एक रेयर किस्म के फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हो, खास करके अपनी जनरेशन के, जो प्यार के बारे में इतनी बातें करते हैं. तो आपके हिसाब से प्यार का क्या डेफिनेशन होता है? आपका डेफिनेशन? मेरे हिसाब से तो डेफिनेशन बहुत मुश्किल है, पर मैं कहूँ कि बूंद में एक पूरा आसमान है. आप नाप लीजिए. थैंक यू माया, लव सेक्स एंड डेटा में आने के लिए और अपनी बातें सुनाने के लिए. अब मैं अवली को हैंड ओवर करती हूँ. And lots of love to you, Paramita, and Youth Foundation. Yes. Thanks a ton. Thank you for coming.